पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने अपने बीस्ट से उसका एक ब्लड ड्रॉप मांगा था ताकि उसकी मदद से चैंतियान खुद की पावर को बढ़ा पाए। जैसे उसने वो ब्लड ड्रॉप अपने अंदर डाला था कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है और उसके पास एक खास टेक्निक आ गई थी जिसकी मदद से वो किसी के ऊपर भी अटैक करे तो उसके हाथ से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकल कर आएगी, जिस वजह से उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चैंतियान बड़ा खुश हो गया था कि अरे वाह, क्या कमाल की टेक्निक मिली है, अब तो मैं इसकी मदद से और भी आसानी से लोगों को हरा पाऊंगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक थी और इसको लेकर भी बड़ा मजा आया। इसके बाद चैंतियान जब कल्टीवेशन करने के लिए दूसरी जगह ढूंढ रहा था तब वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर यिंगर नहा रही थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यिंगर चैंतियान से कह रही थी कि चैंतियान तुम फिर यहाँ पर आ गए, पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम गलती से आ गए और तुम अंधे हो, अब बताओ कि अब कौन सा बहाना करने वाले हो यहाँ पर आने का। देखो मुझे पता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हुए होगे, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तुम मरोगे मेरे हाथों से आज। वो अपना वेपन निकाल कर सीधा चैंतियान के ऊपर ही बरस जाती है और अपने वेपन की वजह से चैंतियान के ऊपर अटैक कर रही थी। चैंतियान कहता है कि अरे यार रुक जा, मेरी बात तो सुन ले, मैं सच में अनजाने में आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर होगी। यिंगर कहती कि मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ जो हर बार तुम यहाँ पर आकर कोई भी बहाना बनाओगे और मैं तुम्हारे बहाने पे यकीन कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा। चैंतियान कहता है कि यार प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं सच में नहीं पता था कि तुम यहाँ पर होगी, मैं बिल्कुल अनजाने में यहाँ पर आया, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की। यिंगर कहती कि अपनी बकवास बातें बंद रख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोबारा से चैंतियान के ऊपर बरस जाती है और एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग गई थी। बेचारा चैंतियान इधर उधर भाग रहा होता है कि यार ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई, अच्छा खासा प्रैक्टिस करने की जगह ढूंढ रहा था, ये कौन सी मुसीबत में आकर गिर गया। यिंगर तो फुल जानलेवा अटैक कर रही थी, नॉर्मल अटैक वो नहीं कर रही थी ताकि एक अटैक लग जाए चैंतियान को तो चैंतियान अपनी हड्डी पसली तोड़ देगा। इतना स्ट्रॉन्ग वो अटैक यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चैंतियान के ऊपर किए जा रही थी। चैंतियान अपनी स्वॉर्ड तक निकाल लेता है कि क्या मुझे यहाँ पर यिंगर के अटैक का जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर वो वहां पर रुक जाता है कि नहीं, यहाँ पर मेरी गलती है और यिंगर को मैं अटैक उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अपना अटैक तो रोक लेता है लेकिन यिंगर का अटैक लगने की वजह से वो बहुत दूर जाकर उड़कर फेंका चुका था। यिंगर कहती कि अच्छा तो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहे थे मुझे मारने के लिए, ठीक है फिर निकालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्वॉर्ड निकालो या जो निकालना निकालो, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मरोगे और मेरे हाथों से ही मरोगे। इस बार जैसे यिंगर उसके ऊपर अटैक करती है चैंतियान अपने हाथ को सामने कर लेता है जिस वजह से उसका आर्मर एक्टिवेट हुआ था और वो आर्मर पे अटैक लगने की वजह से यिंगर उड़कर दूर फेंका जाती है। चैंतियान ये देखकर एकदम घबरा जाता है कि अरे यिंगर कहाँ चली गई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें दूर फेंक दूं। वो एकदम घबरा चुका था कि यिंगर ठीक भी तो होगी। इसलिए जैसे ही यिंगर वहां से नीचे गिरने वाली थी चैंतियान भागकर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाते हुए बचा लेता है ताकि यिंगर जमीन पे ना गिर जाए। चैंतियान यिंगर से कहता है कि यिंगर भूल जाओ, अब तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, पहले हुआ करती थी तुम स्ट्रॉन्ग लेकिन मैंने अब खुद को ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लिया है। यिंगर को गुस्सा आ जाता है तो वो घसीट के उसके सीने पे पंच मारते हुए कहती कि क्या मतलब तुम मुझे लूजर कह रहे हो, लूजर दिखा देती हो कि मैं लूजर नहीं हूँ। चैंतियान कहता है तुम्हें सुकून मिला क्या मुझे मार के, और मारना तो मार लो लेकिन जाओ और अपने कपड़े चेंज करो, कुछ बातें करनी है या फिर मैं ऐसे ही तुम्हें और टाइम तक के देखता रहा हूँ। चैंतियान ने तो अपना मुंह घुमा लिया था लेकिन उसका बीस्ट बड़ी ठरकी वाली नजरों से यिंगर को देख रहा होता है तो चैंतियान उसको भी साइड कर लेता है कि अबे बचकाने, जितनी उम्र नहीं उतनी ज्यादा गर्मी चढ़ रही तेरे को। चैंतियान बैठे बैठे ऊपर देखते हुए कहता है कि अरे ऊपर वाले तूने ये क्या किया, मुझे जहाँ पर भी भेजता है गलत जगह पर ही क्यों भेज देता है। यहाँ पर मैं आता सोचा अच्छे से कल्टीवेशन करूंगा लेकिन फिर यहाँ पर आकर मैं फंस गया जैसे कि पिछली बार फंसा था, लगता है ये जगह मेरी नसीब में है ही नहीं, मैं यहाँ पर आ ही नहीं सकता कल्टीवेशन करने के लिए। यिंगर अपने कपड़े चेंज करके चैंतियान से कहती कि बस बहुत हो गया, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम जानबूझ के आए थे और इसको तुम अपनी गलती बता रहे हो, सब पता चलता है। चैंतियान कहता है कि यार कितना ज्यादा गुस्सा करती हो, इतना गुस्सा करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास जब तुम सबको चिल्लाते ही रहोगी तो। यिंगर कहती कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहेगा वो मेरा गुस्सा भी हैंडल करेगा। चैंतियान कहता है हाँ वो तो बहुत अच्छे से पता है, ये भी पता है कि बाहर के किसी बंदे ने तुम्हें प्रपोज भी किया है शादी के लिए। तब चैंतियान को पता चलता है कि अबे यार ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, लाइब्रेरी ने मना किया था इसके बारे में बताने के लिए। यिंगर भी गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में, किसने बताया तुम्हें। इस चीज से यिंगर उदास भी हो जाती है और उदास होकर वो दूर जाकर बैठ चुकी थी। चैंतियान कहता है कि अरे उदास होने वाली क्या बात है, जिस बंदे ने तुम्हें शादी का ऑफर दिया है वो भी तो एक प्रिंस है ना, वो भी 9th रैंक का एल्केमिस्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग ही कल्टीवेटर होगा वो। वैसे लड़के से शादी करने के बारे में तो लड़कियां सोचा करती हैं, वो भी सिर्फ सपने में, और तुम्हें तो ऐसा लड़का फ्री में मिल रहा है, वो तुम्हें खुद पसंद करने लग गया है। यिंगर कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है, वो कहाँ एक पूरे सेट का प्रिंस है और इतना ज्यादा पावरफुल है, और मैं खुद एक छोटी सी लड़की हूँ जो कि इस सेक्ट में रहती हूँ, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है।
चेंथियान को ये सुनकर बुरा लग जाता है। उसे ऐसा लगने लग गया था कि क्या पता यिंगर भी उस प्रिंस को पसंद करने लग गई हो। यिंगर चेंथियान से कहती कि चलो, तुमने कहा तुम गलती से यहाँ पर आए थे, तो करने क्या आए थे तुम यहाँ पर, वो तो बता दो। तो चेंथियान उसको बताता है, मैंने बहुत सारे पिल को बनाया था, तो मैंने सोचा कि उसको यहाँ पर रिफाइन कर लो, अकेले में रिफाइन कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इसी इंटेंशन से आया था क्योंकि हमें जाना है ना सीक्रेट रैल्म के अंदर पे, तो वहीं जाने की तैयारी में कर रहा था। वो यिंगर को कुछ पिल भी निकाल कर देते कि देखो मैंने गलती से यहाँ पर आया, तो इसकी माफी के बदले मैं तुम्हें इतनी अच्छी वाली रिफाइन की भी पिल देता हूँ, ये तुम रख लो, तुम्हारे ये काम आएगी। यिंगर गुस्से में ही सही लेकिन उससे वो सारी पिल ले लेती है। चेंथियान भी यहाँ पर उसके बाजू में बैठ उससे बातें करने लग जाता है और उससे कहता है कि लाइब्रेरियन ने मुझे बताया था ना कि तुम उसी प्रिंस से जो शादी तुम्हारी होने वाली थी उससे बचने के लिए यहाँ भागकर आ गई थी, इसी वजह से वो प्रिंस अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यिंगर कहती कि देखो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें न इसके बारे में जानने से मतलब है, तुम इसके बारे में सोचो भी मत, उसी में अच्छा होगा। चेंथियान कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर ये शादी नहीं करना चाहती हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी सामने आएगा मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, ताकि जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वो काम करो। यिंगर कहती कि इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे हलवा की तरह कह दी कि मतलब कि छोटे बच्चे आएंगे तुम्हारे पास तुमसे लड़ने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। चेंथियान कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं वैसे भी यहाँ का एक यंग मास्टर की पोजीशन रखता हूँ, तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। लेकिन तुम्हें पता है मैंने उस पोजीशन को छोड़ दिया, वो भी किस लिए, क्योंकि मैं अगर यंग मास्टर बन जाऊंगा तो मुझे सेक्ट में ज्यादा रहना पड़ेगा ताकि मैं सेक्ट की जिम्मेदारियों को उठा सकूं। तो मैंने इसलिए वो पोजीशन छोड़ी ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है तो तुम्हें उससे बचा सकूं। यिंगर को भी लाइब्रेरियन की बात याद आने लगती है कि लाइब्रेरियन ने भी सेम यही चीज कहा था कि यिंगर के साथ रहने के लिए चेंथियान ने यंग मास्टर की पोजीशन छोड़ी है। यिंगर चेंथियान से कहती कि देखो मुझे पता है कि लाइब्रेरियन और उसका जो साथी है वो दोनों बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन तब भी तुम्हें उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही कह देते हैं कि तुम्हें मुझे प्रिंस से बचाना पड़ेगा, लेकिन वो प्रिंस कोई मामूली बंदा नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, तो तुम बिला वजह मेरे लिए क्यों ही इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा इतना बड़ा रिस्क उठाने से। तो भलाई इसी में है कि तुम्हें ये रिस्क नहीं उठाना चाहिए, अपने मैटर में खुद से हैंडल कर सकती हूँ, तुम्हारे आगे तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तुम यंग मास्टर बनते, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद तुम सेट के एक लीडर की पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं, तो मेरे लिए अपना इतना ब्राइट फ्यूचर छोड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो चीज सेलेक्ट की है तुम वही रास्ते पे चलो, मेरा जो भी होगा वो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेंथियान कहता है कि नहीं है, मैं तो ये करूंगा क्योंकि लाइब्रेरी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता, अब चाहे मुझे कितनी भी यंग मास्टर की पोजीशन को क्यों ना छोड़ना पड़े। ये सुनकर यिंगर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो सुनना चाह रही थी चेंथियान के मुंह से। वो सिर्फ ऊपर के मन से चेंथियान को गुस्सा दिखाती है, लेकिन अंदर से वो चेंथियान के साथ ही रहना पसंद करती है। इसलिए वो दोबारा से गुस्से में चेंथियान से कहती है कि देखो मैं एग्री नहीं करती इस बात से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या ही करोगे मेरे साथ। चेंथियान कहता है तुम एग्री करो ना करो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो काम मिला है मैं तो वो काम करूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। यिंगर यहाँ पर चेंथियान की बातों में एकदम पागल हो चुकी थी, तो वो भाग के चेंथियान के पास आती है और वहां पर आने के बाद उसको किस कर देती है। चेंथियान का पहली बार था जो उसके साथ ये हुआ था, लेकिन तब भी यहाँ पर यिंगर फिर से गुस्सा दिखाते हुए वहां से चली जाती है कि बस बहुत हो गया, मैं गलती से यहाँ पर थोड़ा सा पिघल गई थी, कुछ और ज्यादा बात नहीं है, तो इसको ज्यादा आगे लिमिट तक मत ले जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी बहुत ही गंदी वाली पिटाई कर दूंगी। इतना कहने के बाद यिंगर गुस्से में वहां से चली जाती है। चेंथियान बस अपने होठों को टच करते हुए कह रहा था कि क्या ही सॉफ्ट सॉफ्ट थे, अभी तक मैं इनको महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत ही गजब वाली फीलिंग थी। इसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डिसेबल सीक्रेट रैन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर चेंथियान भी था जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि अभी जो पोर्टल खुलेगा वो उसके अंदर जा सके। थोड़ी देर तक की कल्टीवेशन करने के बाद चेंथियान कहता है कि लगता है मैंने अपने पास इतनी पावर को रिकवर कर लिया है कि मैं अब आराम से सीक्रेट रैन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो भी काम होगा मैं उन्हें कर सकता हूँ। तो अब चलो तैयारी करनी चाहिए, पोर्टल किसी भी टाइम पर खुलता होगा। इसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सेट के जितने भी डिसेबल थे वो सभी आकर जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये सेट का एक ट्रायल होता है जो कि हर साल में एक बार होता है और साल में एक बार डिसेबल को सीक्रेट रैम के अंदर जाने का मौका मिलता है। एल्डर वेंथिया सारे डिसेबल को बता रहे थे कि देखो जो सीक्रेट रैम है ना वो कोई मामूली जगह नहीं है, जहाँ पर अभी तुम लोगों ना उससे बहुत ज्यादा खतरनाक वो जगह है, वहाँ पर तुम्हें सेफ्टी से जाना है और अपनी जान को बचा कर रिटर्न भी आना है। वहाँ पर जाने का तुम्हारा एक मकसद है जो कि वहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल फ्रूट है, तुम्हें वहाँ जाना है, स्पिरिचुअल फ्रूट लेकर रिटर्न आना है ताकि तुम इस टेस्ट को कंप्लीट कर सको।
वो स्पिरिचुअल फ्रूट लेने की मदद से यहाँ पर तुम खाली अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पर तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी हो जाएंगे मार्शल एम्परर रैंक तक के। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कमाल का वो स्पिरिचुअल फ्रूट होने वाला है। सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश थी कि अरे वाह, क्या अब तो हम उस स्पिरिचुअल फ्रूट को लेकर ही रहेंगे, चाहे खुद का ब्रेक थ्रू कर पाए। एल्डर वेंथियन कहते हैं कि वहां पर ना तुम्हें बहुत सारे खतरनाक फॉर्मेशन मिलेंगे, खतरनाक बीस्ट मिलेंगे, और कैसे कैसे खतरे होंगे इनके बारे में तो मुझे खुद भी ठीक से जानकारी नहीं है। तुम्हें हर चीजों से बचना है और सारे खतरों को पार करते हुए स्पिरिचुअल फ्रूट को लेकर रिटर्न आना है। पिछले साल भी जब हमने ये चीज कराई थी तो अफसोस की बात है कि हमारे कुछ डिसाइपल सीक्रेट रैम के अंदर जाकर मर गए थे। तो वहां जाने के बाद खुद की सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारे कुछ डिसाइपल यहाँ पर अपनी जान गंवा दें। जो क्विट करना चाहता है वो अभी क्विट कर सकता है, मैं उन्हें सीक्रेट रैम के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन जो भी खतरों से लड़ना चाहता है और खुद को फ्यूचर में आगे बढ़ाना चाहता है वो सीक्रेट रैम के अंदर जा सकता है। तो अब जो भी तैयार है मैं उनके लिए पोर्टल एक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद एल्डर वेंथियन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल को एक्टिवेट करने लग गए थे। इसके बाद एल्डर वेंथियन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहने के बाद उन्हें वहां पर सीक्रेट रैम के अंदर भेज देते हैं। यूनफी भी पूरे गुस्से के साथ चैंपियन के पीछे पीछे ही आगे बढ़ रहा था। वो तो सोच रहा था कि सीक्रेट रैम के अंदर जाने के बाद वो चैंपियन की जान लेने की कोशिश करेगा, और चैंपियन भी खुद यही चाह रहा था कि यूनफी मेरे पर अटैक करे ताकि यही मौके का फायदा उठाते हुए वो यूनफी की जान ले ले, क्योंकि पिछली बार तो प्रोटेक्टर ने बचा लिया था। इस बार कोई नहीं आएगा यूनफी को बचाने के लिए। इस बार चैंपियन के पास रीजन भी होगा यूनफी को मारने का, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि अगर दोबारा से यूनफी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो उसी टाइम उसकी जान ले लेगा। इसलिए चैंपियन चाह रहा था कि यूनफी मेरे पास बस एक अटैक करे, मैं उसी टाइम उसको जान से ही खत्म कर दूंगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।